बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 नया इलाज। तो यानी नए इलाज के ऊपर ये स्टोरी है छोटी सी, तो उसे पढ़ते हैं। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे जिनका नाम गरीबदास था। पर वे गरीब बिल्कुल न थे, उनके पास ढेर सारा धन था, बहुत सी अचल संपत्ति थी। यानी एक गांव में एक सेठ जी रहते थे जिनका नाम गरीबदास था, लेकिन वो गरीब बिल्कुल नहीं थे, उनके पास ढेर सारी संपत्ति थी। सेठ जी को सब प्रकार का सुख था, उन्हें केवल एक ही दुख था और यही दुख सभी सुखों पर मिट्टी बना रहता था। यानी सेठ जी को सभी प्रकार का सुख था, लेकिन केवल एक ही दुख था, और जो वो उनका एक दुख था वो उसके सभी सुखों को मिट्टी में हिला देता था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उन्हें अनगिनत बीमारियां पाल रखी थी। उनका स्वास्थ्य जो था वो एकदम खराब था, उन्हें बहुत सारी बीमारियां लगी हुई थी। धीरे धीरे सेठ जी का रोग बहुत अधिक बढ़ गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। यानी धीरे धीरे सेठ जी का रोग जो था वो बढ़ने लग गया। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं हुआ। यानी उन्हें किसी भी डॉक्टर से कोई आराम नहीं मिला। बड़े बड़े वैद्य और हकीम भी फेल हो गए। जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, सेठ जी और उनका परिवार परेशान था। अब बहुत बड़े बड़े वैद्य भी बुलाए गए, हकीम भी, सब फेल हो गए। जितने जितने ज्यादा दवा दी जाती थी उतना ही उनका मर्ज बढ़ता चला जाता था। अब सेठ जी और उनका परिवार परेशान होने लग गए। सभी नौकर चाकर भी दुखी, मिलने जुलने वाले लोग भी चिंतित। रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यानी उनके नौकर चाकर जो थे वो भी सब दुखी हो गए। उनके जितने भी परिचित लोग थे जो उनसे मिलने जुलने के लिए आते थे वो सब चिंतित हुए, सब बहुत परेशान हो गए। लेकिन उनका जो रोग था वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब जब वो इतना परेशान हो गए तो सेठ जी ने घोषणा बनाई कि जो कोई भी उनको ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम से ललचाकर अनेक डॉक्टर वैद्य आए, इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी की दशा ज्यों की त्यों रही। इनाम का लालच सुनकर बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे डॉक्टर सभी आए, लेकिन सेठ जी पर कोई फर्क नहीं आया। वो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। एक दिन सवेरे एक बूढ़ा हकीम सेठ जी के पास आया, उनकी नब्ज देखी, शरीर परीक्षा की, फिर अलग जाकर नौकर चाकरों से बात की, रसोइयों से भी चुपचाप कुछ पूछा। एक दिन सवेरे के टाइम एक बूढ़ा हकीम उनके पास आया, उसने उनकी नब्ज को चेक किया, फिर उसके बाद उनके नौकरों चाकरों से बात करी, रसोई में चुपचाप उनके रसोइयों से भी चुपचाप कुछ पूछा। अब सेठ जी ने पूछने की बारी आई। अब सेठ जी से पूछने की बारी आई। हकीम जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी लगता है आप खाने पीने में काफी कंजूसी करते हैं। अब उन्होंने सेठ जी से पूछा तो हकीम जी जो थे वो मुस्कुराते हुए बोले कि सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि आप खाने पीने में कोई कंजूसी करते हैं? खाने पीने में कंजूसी भला कैसे? सेठ जी चौंक गए। सेठ जी चौंकते हुए बोलते हैं कि मैं खाने पीने में कंजूसी कैसे कर सकता हूँ? ठीक खाते पीते तो बीमार क्यों पड़ते? खैर छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। तो अभी जो वो हकीम थे वो क्या कहते हैं कि अगर आप ठीक से खाते पीते तो आप बीमार नहीं पड़ते। खैर छोड़िए, अभी आप अपनी क्या खुराक लेते हैं, यानी आपकी डाइट क्या है दिन की? खुराक तो मैं ठीक ही लेता हूँ। सवेरे 8 खस्ता कचौरी, पकौड़े, एक बड़ा कटोरा हलवा, एक कटोरी मलाई, एक कुछ सूखे मेवे व 1 लोटा दूध नाश्ते में, और दोपहर को। वो कहते हैं कि मैं खुराक तो अच्छी खासी लेता हूँ, यानी सवेरे उठकर 8 खस्ता कचौरी, पकोड़े, एक बड़ा कटोरा हलवा, 1 कटोरी मलाई, कुछ सूखे मेवे और 1 लोटा दूध नाश्ते में, और दोपहर को। यानी वो इतना खाते थे, इतना खाएंगे तो वो ठीक कैसे रहेंगे? खैर ये इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। अब हकीम जी क्या कहते हैं कि खैर ये बस इतना सुनने के बाद ही मेरे मुंह में पानी आने लग गया। दोपहर और शाम की खुराक इससे 2 गुनी तो होगी ही।
अब हकीम जी बीच में ही उनसे क्या बोलते हैं कि आपकी जो दोपहर और शाम की खुराक जो होगी वो इससे दोगुनी होगी जरूर। आपका अनुमान ठीक है, पूरी पराठे मुझे बेहद पसंद है, डटकर खाता हूँ फिर भी समझ में नहीं आता चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है, सेठ जी बोले। सेठ जी क्या बोलते हैं कि आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है, पूरी पराठे मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं डटकर खाता हूँ, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। हकीम जी ने कहा सब ठीक हो जाएगा, पर इलाज शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहूंगा। हकीम जी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इलाज करने से पहले मैं कुछ बातें साफ साफ बताना चाहूंगा। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, सेठ जी ने पूछा। अच्छी तरह सोच लीजिएगा, मेरे इलाज पर आप नाराज तो नहीं होंगे, इलाज किसी अलग सुनसान जगह पर किया जाएगा, हकीम जी ने कहा। तो हकीम जी ने कहा कि आप अच्छी तरह सोच लीजिए कि मेरे इलाज से आप किसी तरह से कोई नाराज तो नहीं होंगे, इलाज आप किसी अलग सुनसान जगह पर आपका इलाज करेंगे। तो हकीम जी जो है वो उनसे यही कहते हैं कि आप देख लीजिए, सोच लीजिए कि आपको मेरे इलाज से कोई परेशानी तो नहीं है। मेरा इलाज से मैं नाराज क्यों होऊंगा, शहर से बाहर भी आबादी से कुछ दूर मेरी कोठी है, आप वहां कल सवेरे से ही इलाज शुरू कर सकते हैं। तो सेठ जी बोलते हैं कि मैं भला इलाज से नाराज क्यों होऊंगा, शहर से बाहर कुछ दूर आबादी में मेरी कोठी है, तो आप कल सवेरे से मेरा वहां इलाज शुरू कर सकते हैं। अब हकीम जी ने अपने सहायक को अलग ले जाकर इलाज के बारे में समझाया, फिर विदा हो गए। अब हकीम जी जो थे उन्होंने अपने सहायक को अलग ले जाकर उस इलाज के बारे में बताया और फिर वो वहां से चले गए। हकीम जी वक्त के पाबंद निकले। वे अगले दिन सवेरा होते ही सेठ जी के यहाँ आ पहुंचे। उनका सहायक 2 घंटे पहले ही इलाज की तैयारी के लिए उस निर्जन कोठी पर पहुंच गया था। यानी हकीम जी जो थे वो अपने वक्त के पाबंद थे, यानी अगर उन्होंने समय दिया है किसी को तो वो अपने समय पर वहां पहुंच जाते थे। अगले दिन सुबह वो सेठ जी के यहाँ आ गए। उनका सहायक जो था वो 2 घंटे पहले ही इलाज की तैयारी के साथ वहां पर पहुंच गया था। हकीम जी निर्जन कोठी तक पैदल टहलते हुए चलना चाहते थे, किंतु सेठ जी ना माने। वे हाथ नचाकर बोले, उस कोठी तक पैदल जाएंगे, 4 कदम चलते ही मेरा तो दम फूलने लगता है। अब हकीम जी जो है वो तो चाहते थे कि उनकी कोठी तक वो पैदल चलना चाहते थे, लेकिन जो सेठ जी जो थे वो नहीं मानते हैं। वे हाथ नचाकर बोलते हैं, यानी हाथ छोड़कर बोलते हैं कि उस कोठी तक पैदल कैसे जाएंगे, यानी वो तो काफी दूर है, 4 कदम चलते ही तो मेरा दम फूलने लगता है, इतना पैदल हरगिज नहीं चल पाऊंगा। 4-5 कारें हैं, इनका क्या होगा, गाड़ी से चलते हैं 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। यानी अब वो कहते हैं कि इतना पैदल मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगा, 4-5 कारें हैं, किसी में भी चल लेते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हकीम जी मुस्कुराए, लेकिन उन्हें पैदल चलने की अधिक जिद न की। दोनों गाड़ी में बैठकर निर्जन कोठी पर जा पहुंचे। हकीम जी ने वहां पहुंचकर अपने सहायक से पूछा, इलाज की सब तैयारियां हो गई हैं? हकीम जी जो थे वो मुस्कुराए, तो उन्होंने पैदल चलने की ज्यादा जिद नहीं करी और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां कोठी पर पहुंच गए। अब हम हकीम जी वहां पहुंचकर अपने सहायक से पूछते हैं कि इलाज की सभी तैयारियां हो गई हैं? सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया और एक बाहरी कमरे की ओर संकेत किया। सहायक जो था उसने सिर हिलाकर बोला कि हाँ सभी तैयारियां हो गई हैं, और एक बाहरी कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे हकीम जी उस निश्चित कमरे की ओर चले। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा दिए गए, लेकिन तभी एक विचित्र बात हुई। नंगे पैर सेठ जी जैसे ही उस कमरे में घुसे, हकीम जी ने फुर्ती से बाहर की सांकल बंद कर दी। अब दोनों उस कमरे की साइड चलने लगे तो कमरे के बाहर सेठ जी के जूते निकलवा दिए गए, लेकिन तब एक बहुत ही विचित्र बात हुई। नंगे पैर सेठ जी जैसे ही कमरे में घुसे, हकीम जी ने बाहर से उनके गेट का दरवाजा बंद कर दिया। अब सेठ जी कमरे के अंदर, हकीम जी बाहर। सेठ जी जो थे वो तो कमरे के अंदर बंद हो गए, हकीम जी जो थे वो बाहर ही रह गए। अंदर घुसते ही सेठ जी को न जाने क्या हुआ, वे जोरों से चिल्लाने लगे और उछलने कूदने लगे। अब जब वो अंदर बंद हो गए थे
तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, कूदने लगे। बात तो यह थी कि कमरे की फर्श गर्म तवे की तरह तप रही थी। अब बात क्या थी कि कमरे की जो फर्श थी वो बहुत ही गर्म तवे की तरह तप रही थी। उस पर नंगे पैर टिकाए नहीं जा रहे थे। कमरा बंद, फर्श तपती हुई, पैर नंगे। यानी अब क्या था, बंद कमरा था, फर्श भी तपता हुआ था और उनके पैर नंगे थे। अब सेठ जी उछलने कूदने के सिवाय क्या कर सकते थे? हकीम जी कमरे से बाहर थे, उन पर इस चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ था। यानी हकीम जी तो बाहर थे और उन पर किसी तरह के चीखने चिल्लाने का कोई भी असर नहीं हुआ। उल्टे वे तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे बाद आने को की बात कहकर लौटा दिया था। यानी वो मंदी मंद मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने गाड़ी के चालक को भेज दिया था कि तुम 2 घंटे बाद आना। वहां दूर दूर तक कोई आदमी न था। फिर सेठ जी का चिल्लाना कैसे सुने? उनके मोटे थुलथुल शरीर का उछलना कूदना उस समय कोई देख पाता तो अपनी हंसी नहीं रोक सकता। कोई शरारती बच्चा उन्हें देखता तो उसे बड़ा मजा आता। यार अब दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं था जो उनकी आवाज सुनता। अब उनके जो मोटा थुलथुला शरीर था वो जैसे ही उछलता कूदता था तो उसको अगर कोई देखता तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता। कोई शरारती बच्चा उन्हें देखता तो उनका बड़ा ही मजाक बनाता। सेठ जी थक कर चूर हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तेज रफ्तार से उछलते कूदते रहे। जब वो कंटिन्यू उस गर्म जमीन पर पैर नहीं रख सकते थे तो वो क्या थे, उछल कूद रहे थे। जब वो इतना उछलेंगे कूदेंगे तो क्या था, उनका शरीर जो था वो पसीने में लथपथ हो गया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो लगभग आधे घंटे तक इसी रफ्तार से वो उछलते कूदते रहे। जब फर्श की तपन धीरे धीरे कुछ कम हुई तब सेठ जी के उछलने कूदने की रफ्तार भी उसी हिसाब से कुछ धीमी पड़ गई। यानी जैसे ही फर्श की तपन थोड़ी थोड़ी कम हुई तो सेठ जी के उछलने कूदने की रफ्तार भी धीरे धीरे थोड़ी उसी अकॉर्डिंग कम होती चली गई। सेठ जी हकीम जी को जी भरकर कोस रहे थे, गालियां पक रहे थे, पर कमरे से बाहर कुछ दूरी पर खड़े हकीम जी तो पूरे बहरे बन चुके थे। अब अंदर से जो सेठ जी जो थे वो गुस्से में हो गए। वो गुस्से में उसे बहुत कोस रहे थे हकीम को और बहुत सारी गालियां बक रहे थे। लेकिन हकीम जो थे वो बाहर खड़े हुए थे और उन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। पूरे 1 घंटे बाद हकीम जी ने उस कमरे का दरवाजा खोला। बदहवास पसीने में लथपथ सेठ जी हकीम जी को गालियां बकते बड़बड़ाते हुए बाहर निकलते हैं। अब पूरे 1 घंटे बाद जब हकीम जी ने तो दरवाजा खोला तो पूरे पसीने में लथपथ सेठ जी जब बाहर निकलते हैं तो उसको बहुत गालियां बकते हैं, बड़बड़ाते हुए बाहर निकलते हैं। हकीम जी भैरव की मूर्ति बने हुए सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। अब हकीम जी जो थे उन्होंने अपने अंदर बहुत हिम्मत रखते हुए सब कुछ सुनते रहे और उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठा दिया। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है। तब हकीम जी ने कहा, सेठ जी मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। अब जैसे ही थोड़ी देर उन्होंने विश्राम किया सेठ जी ने तो उन्हें लगा कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है। अब हकीम जी ने कहा कि सेठ जी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरी किसी भी चीज का कोई बुरा नहीं मानोगे। आप 10 कदम भी ना चल पाते थे, अब आप घंटे भर तक लगातार उछलते कूदते रहे हैं। यानी उन्होंने उन्हें बताया सेठ जी को कि आप 10 मिनट तक भी नहीं चल सकते थे और अब आप घंटे तक लगातार उछल कूद सकते हो। आप अच्छी खुराक लेते हैं पर शारीरिक श्रम नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, यही आपका रोग है। यानी आप खाते पीते अच्छा है, सब कुछ ठीक है, खुराक तो अच्छी लेते हैं, लेकिन कोई भी परिश्रम नहीं करते, यानी कोई भी काम नहीं करते हो, ना ही व्यायाम करते हो। इसीलिए ये ही आपका रोग है। आप कम खाएं और नियमित व्यायाम करें, यानी आप खाएं कम और नियमित रूप से डेली व्यायाम करें। योगासन करें, सवेरे खुली हवा में भ्रमण करें और सुबह खुली हवा में घूमने जाया करें। कुछ ही दिनों में आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे माफ करें क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। अब उन्होंने उनसे कहा हकीम जी ने
कि आप कुछ समय बाद ही पूरे स्वस्थ हो जाएंगे और मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े, यानी आपके साथ इस तरह से करना पड़ा। अब सेठ जी को अपनी तबीयत कुछ ठीक लग रही थी, इसलिए उनका क्रोध शांत हो गया था। सेठ जी जो थे उन्हें अपनी तबीयत थोड़ी ठीक लगी, उन्हें थोड़ा सुधार लगा, तो उनका जो गुस्सा था वो भी थोड़ा शांत हुआ। हकीम जी की संपत्ति को उन्होंने स्वीकार किया। उचित खान पान और नियमित व्यायाम के द्वारा वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब उन्होंने अच्छा खान पान और नियमित रूप से डेली व्यायाम शुरू करा और वो कुछ ही दिनों में पूरे स्वस्थ हो गए। अब हकीम जी ने से उनकी रही सही नाराजगी भी मिट गई। हकीम जी से ऊपर जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी वो मिट गई, क्योंकि उनकी वजह से वो ठीक हो गए थे। नाराज होने के बजाय वे अब हकीम जी की प्रशंसा करने लगे। अब वो हकीम जी की प्रशंसा करने लगे क्योंकि उनकी वजह से ही वो ठीक हुए थे। यानी उनका जो इलाज था कुछ इस तरह से किया गया कि वो जो थे वो थोड़ा खान पान भी, खुराक भी थोड़ी ज्यादा लेते थे, यानी उन्हें नियमित रूप से क्या था, व्यायाम करने की आवश्यकता थी और खान पान थोड़ा कम करने की आवश्यकता थी। यानी यहाँ पर सेठ जी जो थे वो सिर्फ खान पान पर ध्यान दे रहे थे, अपने व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो बच्चों, हमें अपने खाने पीने पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने व्यायाम पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा है। तो अभी हम मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, नई चीजों के साथ।